गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो जो है उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पढ़े। साथ ही साथ हमने पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई भौगोलिक समय सारणी का अध्ययन भी किया, जो हमारे कल्प, युग और कालों में विभक्त थी। आज हम पृथ्वी से जुड़े हुए अगले बिंदु को पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी का निर्माण होने के बाद पृथ्वी एक ठोस अवस्था में परतदार रूप में क्या हो गई, निर्मित हो गई। और जब पृथ्वी परतदार रूप में निर्मित हुई तो इस दौरान पृथ्वी अपने जो सौर परिवार के मुखिया यानी सूर्य, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही थी और अपने अक्ष पे भी क्या है, चक्कर लगा रही थी। जैसा कि हमने ग्रह क्या होते हैं ये इसके बारे में पढ़ा था कि ग्रह वह पिंड होते हैं जो अपने अक्ष के साथ साथ अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष पर भी परिक्रमण करते हैं तथा अपने अन्य ग्रह के कक्ष को तथा अन्य ग्रह के कक्ष को नहीं काटते हैं। ये 2006 में दी गई। अन्य ग्रह के कक्ष को नहीं काटते हैं, वो क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। इसी आधार पे प्लेटो को बता दिया मैंने आपको ये चीज कि प्लेटो को इसके ग्रह गणना से इस परिभाषा के आधार पे अलग कर दिया गया। ये बात मैंने आपको बता दी। ग्रह अपने अक्ष और अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष पे क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। सेम प्रोसेस किसका है, उपग्रह का भी है। आज हम इसी ग्रह के मतलब पृथ्वी के अपने अक्ष यानी घूर्णन और अपने दीर्घवृत्तीय कक्ष यानी परिक्रमण, घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमारी पृथ्वी की जो गतियां हैं उन गतियों के संदर्भ में हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। देखते हैं पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखो, एक आपके जो प्रश्न आ जाता है कई बार, जो आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन नॉर्मली बात है कि भूगोल में एक विद्वान थे जिनका नाम था टोलमी। 140 ईस्वी इन्होंने सबसे पहले कहा था अपनी पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में कि जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल तो उसने उन्होंने कहा ही नहीं, कि जो हमारा जो सौर परिवार जो है वो क्या है, पृथ्वी केंद्रित है। पृथ्वी केंद्रित है, किसने कहा था, टोलमी ने। यानी पृथ्वी तो केंद्र में है और
सभी ग्रह इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने कहा था, टॉलेमी ने कहा था, यूनानी विद्वान था। इसके बाद कोपरनिकस, निकोलस कोपरनिकस है, जिन्होंने 1543 में सबसे पहली बार 1543 में सबसे पहली बार कहा कि पृथ्वी केंद्रित हमारा सौरमंडल नहीं है, क्या है, सूर्य केंद्रित है। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और सारे ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये 1543 में इन्होंने कहा था, लेकिन हमारे भारत का विकास देखो कि हमारे भारत में 600 ईस्वी के लगभग हमारे वराह मिहिर थे। इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि जो हमारा सौरमंडल है वो पृथ्वी केंद्रित नहीं, क्या है, सूर्य केंद्रित है। यानी सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह क्या लगा रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये दो विचारधारा आप ध्यान रखना, टॉलमी और कोपरनिकस, टॉलमी और कोपरनिकस। इसके बाद तो जो गैलीलियो है, गैलीलियो ने अपनी दूरबीन के माध्यम से जो ग्रह है उनको, ग्रह को देखा। पृथ्वी के इधर इसने बुध और शुक्र का पता लगाया, और पृथ्वी के इधर इसने बुध और शुक्र का पता लगाया, और पृथ्वी के इधर हमने ग्रह पढ़े ना, पृथ्वी इधर बुध शुक्र और बुध इधर मंगल, इधर बृहस्पति और शनि तक। यानी गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से शनि तक जो ग्रह है उनको देखा। इसी के बाद हर्शेल ने अन्य ग्रह जो है, दूरस्थ ग्रह, उनका पता लगाया। इस प्रकार से हमने सौरमंडल पूरा पढ़ा है। ये सौरमंडल के जो प्रतिरूप है, जिसमें पृथ्वी केंद्रित, ये इसलिए बताया मैंने कि पृथ्वी केंद्रित विचारधारा और सूर्य केंद्रित विचारधारा। तो कौन सी विचारधारा सर्वमान्य है, कौन सी, सूर्य केंद्रित। सूर्य तो है केंद्र में, और पृथ्वी क्या लगा रही है, इसके चक्कर, क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, 23.5। कितनी झुकी हुई है, 23.5। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे चक्कर लगाती है, उसे हम घूर्णन या रोटेशन या परिभ्रमण कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसको हम रिवोल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले घूर्णन की बात करते हैं, फिर परिक्रमण की बात करते हैं। घूर्णन जो है, देखो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। उस 23.5 डिग्री ये झुकाव है, वो पृथ्वी पर बनने वाले दिन और रात की अवधि, उसमें प्राय क्या करता है, अंतर करता है विभिन्न अक्षांशों पे। विभिन्न अक्षांशों पे दिन की अवधि
और रात की अवधि में जो अंतर देखने को मिलता है वो पृथ्वी के इस 23.5 डिग्री झुकाव के कारण है। पृथ्वी है उसके व्यास की हम बात करें तो पृथ्वी का व्यास है 12,714 किलोमीटर। ये तो है ध्रुवीय व्यास, क्योंकि पृथ्वी की आकृति हम इस प्रकार से है। ये ध्रुवों पे जो है पृथ्वी वो चपटी है 12,714 और भूमध्य रेखा व्यास है 12,756। इसी प्रकार व्यास में जो अंतर है वो पृथ्वी की परिधि में भी अंतर है। पृथ्वी की परिधि में भी क्या है, अंतर है 40,000 और ध्रुवीय परिधि कितनी है 40,000। ये 40,008 भी आता है कहीं, और ये है 40,075। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है 40,075। अब मैं बात करूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तो घूर्णन में वो किस गति से घूमती है, किस गति से घूमती है और कितना समय लेती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है और इसमें अपने अक्ष में घूमने में वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी जो है जैसे ये आपकी गोलाकार है तो इसमें आपके 360 डिग्री होंगे। इन 360 डिग्री घूमने में लगभग 24 घंटे का समय पृथ्वी क्या है लेती है। कितने घंटे का, लगभग 24 घंटे का समय पृथ्वी लेती है। इस कारण पृथ्वी का जो दिन है उस दिन की लंबाई कितनी घंटे हुई, 24 घंटे। यानी 24 घंटे में पृथ्वी क्या बनाती है, दिन और रात। ये जो घूर्णन है कई बार पूछ ले पृथ्वी पे दिन और रात पृथ्वी की किस गति से बनते हैं, तो पृथ्वी की कौन सी गति, घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। प्रश्न ये आ गया, अभी मैंने बताया कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो है वो किस कारण से ज्यादा और कम होती है, तो इसका कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव कितना, 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री झुकाव। और इसके बारे में पढ़ेंगे भाई कौन कौन से अक्षांशों पे, कौन कौन से अक्षांशों पे दिन की अवधि कितनी होती है। तो भूमध्य रेखा है उस पे तो दिन की अवधि 12 घंटे की होती है, और जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है उसमें दिन की अवधि घटती है और बढ़ती है। ये डिपेंड करता है पृथ्वी के परिक्रमण पे। तो घूर्णन समझ में आ गया होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड या 24 घंटे में दिन रात बनाती है। अब हम बात करते हैं परिक्रमण की। परिक्रमण किसके चारों तरफ होगा, सूर्य के चारों तरफ। और परिक्रमण पथ की बात करूं तो लगभग परिक्रमण पथ ये 96 करोड़ किलोमीटर का है। लगभग 96 करोड़ किलोमीटर का ये परिक्रमण पथ है पृथ्वी का, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दूरी की बात करें तो लगभग सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक्चुअल है 14,95,98,000। वैसे हम इसको कितना मानते हैं, 15 करोड़ मानते हैं। कितना मानते हैं, 15 करोड़। यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 15 करोड़। कितनी है, 15 करोड़। अब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है वो किस गति से लगाती है, तो ये 1,07,165 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1,07,165 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और यह चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड
का समय पृथ्वी आपके सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में लेती है। और ये जब पृथ्वी पूर्ण चक्कर लगा लेती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का एक वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वर्ष। क्या बोलते हैं? एक वर्ष। और ये चक्कर लगाती है रोटेशन में, तो इसको क्या बोलते हैं? एक दिन। क्या बोलते हैं? एक दिन। अब आपके माइंड में आएगा कि ये रह गए 5 घंटे 48 मिनट और 4 सेकंड है, 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं। तो ये क्या है? तो ये जो आपके लगभग 6 घंटे का समय रह गया, ये आपके 3 वर्ष के बाद, जिसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष, जिसमें आपके वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। कितनी होती है? 366। 6 घंटे 3 बार जुड़ गए और चौथे वर्ष में ये जुड़कर कितना हो गया? 24 घंटे। और 24 घंटे क्या हो गया? एक दिन। तो ये आपकी लीप वर्ष के रूप में 366 दिन के रूप में ये निर्मित हो जाते हैं। समझ में आ गया? लीप वर्ष। और लीप वर्ष जैसे कैसे निकालते हैं? ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला गया, उसे क्या बोलेंगे? लीप वर्ष। और फरवरी कितने दिन की होती है इसमें? लीप वर्ष में 29 दिन की क्या होती है? फरवरी होती है। 29 डेज की क्या होती है? फरवरी होती है। अब हम घूर्णन के बारे में देखें, परिक्रमण में देखें, तो पृथ्वी की परिक्रमण में हम 4 गतियां मुख्यतः मानते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र में सीधा चमकता है, उन क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि में क्या आता है? अंतर आता है। तो सूर्य है, उसके चारों तरफ पृथ्वी क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। और इसमें परिक्रमण में क्या है? सूर्य सीधा चमकता है पृथ्वी के विभिन्न भागों में, और ये 4 अवस्थाएं बनती है। 4 अवस्थाओं में हम सबसे पहले देखें 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये तो हो गई मकर, और ये हो गई कर्क। सूर्य चमक रहा है कहां पे? कर्क रेखा पे। जब सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कर्क अयनांत। क्या बोलते हैं? कर्क अयनांत या कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। ये स्थिति है कि यहाँ कर्क पे सूर्य चमक रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी भाग में, तो इस स्थिति का उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी? बड़ी होगी। दिन की अवधि क्या होगी? बड़ी होगी। अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यहाँ दिन की अवधि क्या होगी? छोटी होगी। दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो दिन की अवधि क्या होगी? छोटी। उत्तरी गोलार्ध में देखें तो क्या होगी? बड़ी। और यहाँ ध्रुवों पे 6 महीने का दिन और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात होती है। भूमध्य रेखा ऐसी है जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन विषु जो होता है ना, विषु यानी दिन और रात की अवधि क्या होती है? बराबर होती है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे जब कर्क अयनांत की स्थिति है, तो यहाँ पे दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे घटती चली जाएगी। इसमें कर्क रेखा है, उसमें लगभग 13 घंटे का दिन होगा। 24 और 66.5 डिग्री है, वहां लगभग 24 घंटे का क्या होगा? दिन होगा। और ऊपर दिन है क्रमशः अक्षांशीय स्थिति के आधार पे बदलता चला जाता है। जबकि अपोजिट देखें तो कर्क रेखा पे 13 है, तो इधर आपके लगभग 11 घंटे का क्या होगा? दिन होगा। ये जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती लगाती जब आती है, तो एक स्थिति हमने 23 सितंबर की बात है। 23 सितंबर जब पृथ्वी जो है घूर्णन करती करती सूर्य उसके सीध यानी कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे चमकता है। और भूमध्य रेखा की स्थिति मैंने बताई थी आपको कि दिन और रात की अवधि चाहे वो कर्क पे हो चाहे मकर पे हो, हमेशा बराबर होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है तो ऐसी स्थिति आपकी
कौन सी होती है? विषुव की। कौन सी होती है? विषुव। जब दिन और रात की अवधि दोनों ही गोलार्धों में लगभग बराबर होती है तो ये विषुव की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये विषुव है आपके शरद ऋतु में आता है, ये इसलिए इसे हम शरद विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुव कहते हैं। समझ में आ गया? अब शरद विषुव के बाद पृथ्वी अपने परिक्रमण को आगे बढ़ाती है और सूर्य की किरणें हैं वो आके मकर रेखा पे सीधी गिरती है। ये स्थिति आपके 22 दिसंबर की है, जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। उसे हम बोलते हैं मकर अयनांत या मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी। इसी कारण हमारे यहाँ दिन की अवधि जो है वो ताप की कमी को बताएगी, और दिन की अवधि है जहाँ ज्यादा है वो ताप ज्यादा है। तो आपके करक अयनांत पे है तो ताप क्या हमारे यहाँ ज्यादा है और गर्मियां पड़ती है। 21 जून के लगभग दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां होती है। दिसंबर के लगभग हमारे गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होती है और हमारे यहाँ क्या होती है? सर्दियां होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में गर्मियां होती है। इसे आप इसके बाद देखें तो आपके 21 मार्च की स्थिति, 21 मार्च को सूर्य है वो भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता है और इस समय आपकी बसंत ऋतु होती है। और विषुव बोलेंगे, विषुव किसे बोलेंगे? जब दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर। दिन और रात की अवधि जहां बराबर होगी उसे क्या बोलेंगे? विषुव। ये बसंत विषुव कहलाता है। इसमें दिन और रात की अवधि बराबर। अब देखो एक बात, जहां दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पे दिन और रात की अवधि बराबर होने से न तो ज्यादा गर्मी होती है और नहीं ज्यादा ठंड होती है। अब देखो सितंबर के महीने में अपने गर्मी और सर्दी दोनों ही नहीं होती है, नॉर्मल मौसम होता है। ऐसे ही मार्च के महीने में भी अपने ऐसा ही होता है। तो ये 4 स्थितियां एक तो पृथ्वी पर दिन की अवधि को निर्धारित करती है, साथ ही साथ पृथ्वी पर जो विभिन्न गोलार्ध है उसमें सर्दी और गर्मी जो ऋतुएं है उनको भी निर्धारित करती है। तो प्रश्न अगर आपके आ जाए कि घूर्णन से क्या होगा? दिन रात बढ़ेंगे, और परिक्रमण से क्या होगा? परिक्रमण से क्या होगा? तो परिक्रमण से क्या बनेगी? ऋतुएं बनेगी। क्या बनेगी? ऋतुएं बनेगी। ठीक है। अब यहाँ 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है कि एक तो आता है सौर दिवस, एक आता है नक्षत्र दिवस। सौर दिवस जो होता है, सौर दिवस और नक्षत्र दिवस, इसमें नक्षत्र दिवस जो है एक तारे को हम चिन्हित करके और उस तारे का उत्तरोत्तर, पृथ्वी का भाग है उत्तरोत्तर या तारा उत्तरोत्तर 2 बार उस भाग पे गुजर जाता है। ये पृथ्वी का भाग है हमने चिन्हित कर लिया, और तारा है, ये तारा उत्तरोत्तर उस देशांतर पर या 2 बार गुजर जाता है, उस स्थान पे 2 बार गुजर जाता है। यानी तारे के आधार पर हम अगर दिन की गणना करें तो, या किसी भी नक्षत्र जो है उसके आधार पर दिन की गणना करें, उसको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र दिवस। यानी कोई भी तारा है उसको चिन्हित मान करके और हम उसके दिन की गणना करें और तारा उत्तरोत्तर 2 बार उस बिंदु से गुजर जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र दिवस। और ये नक्षत्र दिवस आपका 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। सौर दिवस की बात करें तो सौर दिवस में एक निश्चित देशांतर पर सूर्य जो है
वो उत्तरोत्तर 2 बार गुजर जाए, यानी पृथ्वी है घूर्णन कर रही है, घूर्णन करते करते वो भाग है, वो देशांतर है, सूर्य के सामने आ गया, फिर क्या है, वो एक बार तो स्टार्ट हुआ था और एक बार दोबारा वो सूर्य के सामने आ गया, तो 2 बार गुजर गया, तो उसे क्या बोलेंगे, सौर दिवस बोलेंगे। और सौर दिवस कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। तो नक्षत्र दिवस है वो तारे के आधार पे, और सौर दिवस है वो सूर्य के आधार पर निश्चित किया जाता है। नक्षत्र दिवस 23 घंटे और 56 मिनट का होता है, और सौर दिवस कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का होता है। इसके अतिरिक्त एक और है, क्या, एक है अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। अपसौर क्या होता है और उपसौर क्या होता है। अपसौर सामान्यतः आपके जो पृथ्वी है वो एक्चुअल में दूरी कितनी है, 15 करोड़ है। जब परिक्रमण करती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जब जो सूर्य पृथ्वी है वो सूर्य से दूर होती है। पृथ्वी क्या होती है, सूर्य से दूर होती है, और ये दूरी लगभग 15.20 करोड़ वर्ष होती है। कितनी होती है, 15.20 करोड़ वर्ष होती है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर। अपसौर जो है इसमें सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। इस अपसौर के कारण होता क्या है, इस अपसौर के कारण जब दूर होगा, भाई कोई आग का गोला है वो दूर होगा, तो क्या आएगी, ताप में कमी आएगी। सीधी सी बात है, ताप में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस दौरान पृथ्वी पर 7% ताप में क्या आती है, कमी आती है। 7% ताप में क्या आएगी, कमी आएगी। और उपसौर जो होता है उसमें पृथ्वी है वो 14 करोड़ 70 लाख यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है सूर्य से। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पे पृथ्वी होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी जो है उसमें 7% ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। 7% क्या है, ताप बढ़ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, उपसौर। यानी पास है उसको क्या बोलेंगे, उपसौर, और दूर है उसको क्या बोलेंगे, अपसौर। समझ में आ गया, दूर वाले को क्या बोलेंगे, अपसौर, और पास वाले को क्या बोलेंगे, उपसौर। क्लियर। तो ये आपके उपसौर और अपसौर है। इसमें हम उपसौर अपसौर की स्थिति देखें तो जो ये अपसौर है, ये अपसौर है, ये आपके जो उत्तरी गोलार्ध की बात करूं मैं तो कर्क रेखा की स्थिति है उसके दौरान होता है, जब ताप ज्यादा होता है। जैसे ही आपके अपसौर होगा तो यहाँ पे ताप में कमी आ जाती है। और उपसौर है उस स्थिति में होता है जब हमारे सर्दियां होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जब सर्दियां होती है और ये उपसौर की स्थिति होती है तो सर्दियों में भी 7% की गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ये हमने आज पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी की जो गतियां हैं उनको पढ़ा। भाई घूर्णन परिक्रमण है, पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक तो आपके अक्ष पे और एक आपके दीर्घवृत्तीय कक्ष पे। इसके कारण सौर दिवस और नक्षत्र दिवस, उपसौर अपसौर की स्थिति, और 4 आपकी स्थितियां कर्क अयनांत, शरद विषुव, मकर अयनांत और बसंत विषुव, ये 4 प्रमुख स्थितियां भी निर्मित होती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने पृथ्वी के इस घूर्णन और परिक्रमण के प्रतिरूप को पढ़ा। अगले वीडियो में हम अगले बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।